IPL 2026 मिनी ऑक्शन अबू धाबी में जो माहौल था वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। बिल्कुल। हमारे हाथ क्रिकबज़ का लाइव ब्लॉग लगा है और उसे देखकर तो ये लगता है कि ये सिर्फ खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त नहीं थी बल्कि शतरंज की एक बहुत बड़ी बिसात थी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये शतरंज की बिसाती थी। जी हाँ, जहाँ कुछ ही घंटों में राजा और प्यादे दोनों की किस्मत लिखी जा रही थी। जी हाँ, यहाँ सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये सोच, रणनीति और हिम्मत का भी इम्तिहान था। 77 खिलाड़ी बिके और सभी 10 टीमों ने अपना 25 का कोटा पूरा कर लिया। लेकिन आज हम सिर्फ इन आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम इस नीलाड़ी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर बोली के पीछे की सोच क्या थी। तो चलिए इस पूरी गहमा गहमी का विश्लेषण शुरू करते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सबसे ज्यादा शोर था, मतलब उन खिलाड़ियों से जिन्होंने इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। कैमरॉन ग्रीन। हाँ, इस नीलामी की सबसे बड़ी कहानी ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन। उन पर पैसों की ऐसी बारिश हुई कि सारे रिकॉर्ड ही बह गए। कैमरन ग्रीन पर जो बोली लगी वो सच में असाधारण थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.2 करोड़ रुपए में खरीदा। 25.2 करोड़? जी हाँ, और इसके साथ ही वो IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। लेकिन दिलचस्प ये है कि वो इतने महंगे हुए क्यों? देखिए, उनकी खासियत ये है कि वो एक ही खिलाड़ी में 3 भूमिकाएं निभा सकते हैं। एक टॉप ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज, डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज और एक शानदार फील्डर। सही बात है। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हैं और इसी रेयर कमोडिटी स्टेटस के लिए KKR ने प्रीमियम चुकाया। और ये बोली भी कोई एक तरफा मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं। मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, KKR सब उनके पीछे भागे। एक वक्त पर तो ऐसा लगा कि चेन्नई सुपर किंग्स भी इस रेस में कूद पड़ी थी। हाँ, और यही बिडिंग वॉर किसी भी खिलाड़ी की कीमत को आसमान पर पहुंचा देती है। हर कोई अपनी टीम में वो एक्स फैक्टर चाहता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। एक तरफ KKR ने ग्रीन जैसे स्थापित सितारे पर अपना पूरा खजाना लुटा दिया, तो दूसरी तरफ नीलामी में एक बिल्कुल उल्टी कहानी भी चल रही थी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 ऐसे चेहरों पर दांव लगाया जिनका नाम शायद ही किसी ने सुना था। हाँ, ये इस ऑक्शन का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। मैं तो देखकर हैरान रह गई। कौन नहीं था? CSK ने 2 भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों, ऑलराउंडर प्रशांत वीर और विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, दोनों को 14.20 करोड़ रुपए की समान रकम में खरीदा। और बहुत बड़ी रकम में। ये दोनों अब IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और ये CSK की कोर फिलॉसफी को दिखाता है। वो हमेशा से ऐसे घरेलू टैलेंट पर दांव लगाते आए हैं जिन्हें बाकी टीमें नजरअंदाज कर देती हैं। जैसे मोहित शर्मा या दीपक चाहर के साथ भी हुआ था। बिल्कुल। CSK के स्काउट्स ने जरूर इन दोनों में कुछ ऐसा देखा है जो बाकी 9 टीमों की नजरों से छिप गया। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। लेकिन क्या ये एक बहुत ही जोखिम भरी रणनीति नहीं है? मतलब एक अनकैप्ड खिलाड़ी पर 14.2 करोड़ रुपए? हैं, बिल्कुल है। ये रकम तो कई स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी ज्यादा है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। अगर ये दोनों खिलाड़ी चल गए तो वो जीनियस कहलाएंगे। हाँ, तो CSK को 2 मैच विनर बहुत सस्ते में मिल गए, क्योंकि भविष्य में इनकी कीमत और बढ़ेगी। लेकिन अगर ये फ्लॉप हो गए तो टीम के लगभग 28 करोड़ रुपए और 2 अहम स्लॉट बर्बाद हो जाएंगे। सही कहा। ये एक ऐसा दांव है जो या तो CSK को जीनियस साबित करेगा या फिर उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। तो एक तरफ 25 करोड़ का स्थापित सितारा और दूसरी तरफ 2 14 करोड़ के अनकैप्ड खिलाड़ी। साफ है कि इस नीलामी में पैसों की कोई कमी नहीं थी। KKR ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वो हर हाल में सुर्खियां बटोरेंगे। ग्रीन के बाद भी वो रुके नहीं। बिल्कुल नहीं। KKR इस नीलामी में एक मिशन पर थी। उन्होंने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मतीशा पथिराना के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 18 करोड़? जी। दिल्ली और लखनऊ के साथ उनकी लंबी बोली चली। इससे साफ पता चलता है कि KKR पिछले सीजन में अपनी डेथ बॉलिंग की समस्या को इस बार किसी भी कीमत पर हल करना चाहती थी। मतलब वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं खरीद रहे थे, वो एक समस्या का समाधान खरीद रहे थे। बिल्कुल सही। अब फिर उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को भी 9.20 करोड़ में ले लिया। मतलब ग्रीन, पथिराना और मुस्तफिजुर, सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों पर KKR ने करीब 52 करोड़ खर्च कर दिए। जी हाँ, और ये उनकी आक्रामक सोच को दिखाता है। उन्होंने अपनी टीम का कोर विदेशी खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बनाने का फैसला किया है।
पथिराना और मुस्तफिजुर दोनों ही डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। केकेआर का संदेश साफ था, हमें जो चाहिए हम उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। केकेआर ने तेज गेंदबाजों पर इतना खर्च किया, लेकिन दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बड़े ऑलराउंडर पर अपना दांव खेला, लियम लिविंगस्टन। हाँ, लियम लिविंगस्टन। उनके लिए भी काफी मारामारी हुई। हाँ, इंग्लैंड के लियम लिविंगस्टन। उनके लिए एसआरएच और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जोरदार टक्कर हुई। कभी-कभी दो टीमों की आपसी जिद एक खिलाड़ी की कीमत को आसमान पर पहुंचा देती है। सही बात है। लिविंगस्टन के मामले में एसआरएच को मध्य क्रम में एक ऐसे पावर हिटर की जरूरत थी जो मैच को अकेले पलट सके, और लखनऊ भी वही देख रही थी। और अंत में एसआरएच ने उन्हें 13 करोड़ रुपए में खरीदा, क्योंकि लखनऊ का पर्स खत्म हो गया था। ये दिखाता है कि नीलामी में सिर्फ खिलाड़ी चुनना ही नहीं, बल्कि अपने बजट का सही इस्तेमाल करना भी कितना जरूरी है। और 7-8 करोड़ के क्लब में भी कुछ दिलचस्प नाम थे। बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिस और भारत के अनकैप्ड खिलाड़ी आकिब नबी डार। जोश इंग्लिस को लखनऊ ने 8.60 करोड़ में खरीदा, जो उनके लिए एक विकेट कीपर बल्लेबाज का स्लॉट भरते हैं। वहीं आकिब नबी डार के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ खर्च किए। एक उभरते हुए भारतीय ऑलराउंडर पर बड़ा दांव। बिल्कुल। और रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.2 करोड़ में खरीदा। बिश्नोई एक युवा भारतीय लेग स्पिनर है, और आईपीएल में इस तरह के गेंदबाज वो हमेशा डिमांड में रहते हैं। तो ये सभी सौदे दिखाते हैं कि टीमें सिर्फ बड़े नामों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी टीम के खास समीकरणों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों पर भी बड़ा पैसा लगा रही थी। यहाँ पर मेरे लिए सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, जहाँ कुछ खिलाड़ियों पर करोड़ों बरस रहे थे, वहीं कुछ ऐसे बड़े नाम भी थे जिन्हें पहले दौर में किसी ने नहीं पूछा। हाँ, ये हमेशा होता है। मैं तो ये देखकर चौंक गए। लियाम लिविंगस्टोन, जो किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकता है, और रचिन रविंद्र, जिसने अभी वर्ल्ड कप में रनों का अंबार लगाया हो, और उन्हें पहले राउंड में कोई खरीदार नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? यही तो नीलामी का रोमांच और उसकी रणनीति है। इसे आप एक तरह का पोकर गेम समझ सकती हैं। अच्छा। कई बार टीमें अपने पसंदीदा खिलाड़ी पर सीधे बोली लगाने के बजाय इंतजार करती हैं। उन्हें लगता है कि शायद बाद में वो खिलाड़ी कम कीमत पर मिल जाए, या फिर वो अपने पैसे किसी और बड़े खिलाड़ी के लिए बचा कर रखना चाहती हैं। तो पहले दौर में अनसोल्ड होना किसी खिलाड़ी के खराब होने का सबूत नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये टीमों की वेट एंड वॉच पॉलिसी का नतीजा होता है। और ये इंतजार कुछ टीमों के लिए तो किसी लॉटरी जैसा साबित हुआ। जो लिविंगस्टोन पहले अनसोल्ड थे, बाद में उन्हीं पर 13 करोड़ लग गए। हाँ, लेकिन रचिन रविंद्र का मामला तो केकेआर के लिए एक जैकपॉट जैसा था। बिल्कुल। रचिन रविंद्र को केकेआर ने बाद में उनके बेस प्राइस 2 करोड़ में ही खरीद लिया। इसे आप इस नीलामी की सबसे बड़ी स्टील डील कह सकते हैं। 2 करोड़ में? जी, एक ऐसा खिलाड़ी जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकता है, स्पिन गेंदबाजी करता है और वर्ल्ड कप का टॉप परफॉर्मर रहा हो, उसे सिर्फ 2 करोड़ में खरीदना केकेआर की शानदार रणनीति को दिखाता है। और भी कुछ बेहतरीन सौदे हुए जहां टीमों ने बिना ज्यादा शोर शराबे के बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। हाँ, और यही स्मार्ट टीमों की पहचान है। क्विंटन डीकॉक दुनिया के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक। उन्हें मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 1 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीद लिया। और डेविड मिलर, किलर मिलर, उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में ले लिया। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, उन्होंने वानिंदु हसरंगा और एंड्रिक नॉर्खिया जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों को उनके 2-2 करोड़ के बेस प्राइस पर ही अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये दिखाता है कि स्मार्ट टीमें सिर्फ महंगे खिलाड़ियों के पीछे नहीं भागती। नहीं, वो सही मौके पर सही खिलाड़ी को कम दाम में भी हासिल कर लेती हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ बड़े नाम ऐसे भी थे जो अंत तक अनसोल्ड ही रह गए। जॉनी बेयरस्टो, दीपक हुडा, महेश तीक्ष्णा। इनके ना बिकने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जॉनी बेयरस्टो के मामले में शायद उनका बेस प्राइस और हालिया फॉर्म टीमों को आकर्षित नहीं कर पाया। और दीपक हुडा जो भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, उनकी इनकंसिस्टेंसी शायद एक वजह रही। और महेश तीक्ष्णा का न बिकना वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन हो सकता है कि टीमों के पास पहले से ही अच्छे स्पिनर मौजूद थे और वो अपना पैसा किसी और जगह लगाना चाहती थी। बिल्कुल। नीलामी में खिलाड़ी के नाम से ज्यादा टीम की जरूरत और रणनीति मायने लिखती है। तो ठीक है, अगर हम हर टीम की रणनीति का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो तस्वीर कैसी दिखती है? केकेआर से शुरू करते हैं। केकेआर की रणनीति थी ही गो बिग और गो होम। पूरी तरह से अग्रेसिव। हाँ, उन्होंने 3 बड़े विदेशी खिलाड़ियों पर 52 करोड़ खर्च कर दिए।
ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रणनीति है। अगर ये तीनों चल गए तो केकेआर को रोकना मुश्किल होगा। और अगर एक भी खिलाड़ी फॉर्म से चूका तो टीम का संतुलन बिगड़ सकता है। और सीएसके जो हमेशा की तरह सबसे अलग रास्ते पर चली। सीएसके ने भारतीय अनकैप्ड प्रतिभाओं पर एक बहुत बड़ा और साहसिक दांव खेला। उन्होंने बाजार के ट्रेंड के खिलाफ जाकर अपनी स्काउटिंग पर भरोसा किया। ये एक क्लासिक सीएसके मूव है। एसआरएच और डीसी जैसी टीमों के बारे में क्या कहेंगे? उनकी रणनीति थोड़ी लक्षित थी। मतलब एसआरएच ने लियाम लिविंगस्टोन पर 13 करोड़ लगाए, जो उनकी मध्यक्रम की जरूरत को पूरा करते हैं। वहीं डीसी ने आकिब नबीडार पर 8.4 करोड़ खर्च किए, जो एक उभरते हुए भारतीय ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अपने पर्स का बड़ा हिस्सा एक एक प्रमुख खिलाड़ी पर लगाया जिसे वो हर हाल में चाहते थे। और पंजाब किंग्स? ऐसा लगा जैसे वो नीलामी में देर से जागे। बिल्कुल सही है। पंजाब किंग्स की रणनीति इंतजार करो और देखो वाली थी। उन्होंने नीलामी में काफी देर तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अंत में उन्होंने कुछ लक्षित खरीदारी की। हाँ, अंत में उन्होंने कूपर कॉनोली और बेन डॉशविस जैसे खिलाड़ियों को खरीदा। ये एक सुरक्षित रणनीति है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने शुरुआत में कुछ बड़े मौके गंवा दिए? आखिर में वो टीमें जिन्होंने संतुलन बनाए रखा, एमआई, आरआर और एलएसजी, इन टीमों ने बहुत समझदारी दिखाई। एमआई ने डीकॉक और बेस प्राइस पर लिया, जो एक बेहतरीन सौदा था। आरआर ने बिश्नोई पर पैसे खर्च किए, लेकिन बाकी खरीदारी किफायती रखी। और एलएसजी ने जोश इंग्लिश पर 8.6 करोड़ लगाने के बाद हसरंगा और नौरखिया को बेस प्राइस पर खरीदकर अपने पर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर ये नीलामी रिकॉर्ड्स, आश्चर्य और स्पष्ट रणनीतियों से भरी थी। एक तरफ कैमरन ग्रीन जैसे स्थापित सितारे थे, तो दूसरी तरफ प्रशांत वीर जैसे गुमनाम हीरो। बिल्कुल। एक तरफ केकेआर जैसी टीम थी जिसने पानी की तरह पैसा बहाया, तो दूसरी तरफ एलएसजी जैसी टीम थी जिसने स्मार्ट खरीदारी से सबको प्रभावित किया। हाँ, और नीलामी में खिलाड़ियों की कीमत, उनकी क्षमता और पिछले प्रदर्शन का एक अनुमान होती है, गारंटी नहीं। सही बात है। असली सवाल तो मैदान पर प्रदर्शन का है। क्या 25 करोड़ का खिलाड़ी वाकई 2 करोड़ के खिलाड़ी से 10 गुना बेहतर प्रदर्शन करेगा? इतिहास गवाह है कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। मतलब नीलामी सिर्फ एक मंच तैयार करती है। हाँ, कहानी तो खिलाड़ी मैदान पर ही लिखते हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आईपीएल में खिताब जीतने का असली फॉर्मूला क्या है? क्या ये केकेआर की तरह कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स पर अपना पूरा खजाना लुटा देना है, या फिर सीएसके की तरह अनजाने चेहरों में हीरे तलाशना है? एक बहुत अच्छा सवाल है। इस नीलामी के दाव मैदान पर क्या रंग लाएंगे, ये तो अब आईपीएल 2026 में ही पता चलेगा।